हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम ईच वन ऑफ यू टू टुडेज सेशन। आज से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और आज पहला लेक्चर है। नीट की प्रिपरेशन में क्लास 11th और क्लास 12th की संपूर्ण बायोलॉजी, जिसमें कि 38 चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ना आवश्यक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में और स्कूल एग्जामिनेशन में हालांकि कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स ही एक्सक्लूडेड हैं, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में समझने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि एनसीईआरटी में जो कुछ भी है उन सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा। ठीक है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चन का पैटर्न है दैट इज़ टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। इसका मतलब ये नहीं है कहीं भी कि एनसीईआरटी को ही सिर्फ रट लेने से हो जाएगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ दी टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं उनकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। यानी कि आप सही समझे, आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी और आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है। तो क्लास 11th का जो पहला यूनिट है, हम पहले यूनिट के पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूं। आप देखेंगे कि जो भी यूनिट्स पढ़े हुए हैं क्लास 11th की बायोलॉजी में और क्लास 12th की बायोलॉजी में, उनके पीछे एक लॉजिकल सीक्वेंस है। क्लास 11th में जब बच्चा आता है पहली बार, तो बायोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होती है। बायोलॉजी किस चीज की स्टडी है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। प्राणी जगत में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो शुरुआत में हमें उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए। उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी स्टडी कैसे करी जा सकती है, उनकी जैव विविधता कितनी है, बायोडाइवर्सिटी कितनी है, इसके बारे में हमें एक बेसिक लेआउट होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप कहीं पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानते हैं, एक प्लेलिस्ट बनाते हैं अपने लिए, हैं कि भाई ये ऑप्शंस हमें पहले पता होने चाहिए, देन वी कैन गो अहेड, है ना। गेम तो तभी स्टार्ट होगा, कहीं घूमने गए, कुछ कर रहे हो, तो किसी भी चीज की अपनी एक लिस्ट होती है। ठीक है ना। सो ठीक इसी तरह से फर्स्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी में हम सबसे पहले जानेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। व्हाट इज लिविंग, है ना। व्हाट इज लिविंग, इस तरह के क्वेश्चंस हम समझेंगे। व्हाट इज लिविंग है, जीवित क्या है, लिविंग। तो इसका आंसर तो बड़ा ही सिंपल है, एनीथिंग विच हैज लाइफ इज लिविंग, है ना। एनीथिंग विच हैज लाइफ, विच हैज लाइफ इज लिविंग, है ना। जिसमें जीवन है वही जीवित है। अब अगेन दूसरा प्रश्न आ जाता है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ की जो डेफिनेशन है वो साइंस एग्जैक्टली नहीं दे पाया। कैसी अनोखी बात है, नहीं। लाइफ की डेफिनेशन, जीवन क्या है, साइंस इस बात को 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आंसर कर पाया। तो क्या किया है, साइंस ने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उसको हम लाइफ कह सकते हैं। क्यों कह रहा हूं कि साइंस ने इसको संपूर्णता में क्यों डिस्कस नहीं किया, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। लाइफ का एक फिलोसॉफिकल एंगल भी है। जीवन क्या है, आप किसी फिलोसोफर से पूछेंगे व्हाट इज लाइफ, तो फिलोसोफर के अलग अलग आंसर्स होंगे, हैं। कुछ निर्धारित चीजों को अकम्प्लिश करना लाइफ हो सकता है, अपने गोल तक पहुंचना लाइफ हो सकता है, दूसरों की मदद करना लाइफ हो सकता है, या लाइफ का मोटो हो सकता है। तो इस तरह लाइफ की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। साइंस कहता है कि भाई लाइफ को हम डिफाइन करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से। सांस ले रहा है तो जीवित है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो जीवित है, या किसी में जीवन है। जीवन अगर है तो जीवन के लक्षण परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे। क्लियर। तो साइंस कहता है कि भाई हमें व्हाट इज लाइफ इसको बताने की जरूरत नहीं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स से देख करके आइडिया लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चैप्टर वैसे तो बड़ा छोटा चैप्टर है और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। पहला चैप्टर जो हमारा
डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का पहला चैप्टर है ना। तो ये जो द लिविंग वर्ल्ड जो पहला चैप्टर ही है, ये चैप्टर वैसे तो छोटा है, लेकिन एक वक्त था जब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज इसी चैप्टर से हुआ करता था। द लिविंग वर्ल्ड से 6% वेटेज हुआ करता था। आज की डेट में देखिए जूलॉजी बॉटनी सेक्शन सेपरेट कर दिया गया है, तो उसी हिसाब से इस चैप्टर को बॉटनी के हिस्से में रख लिया गया। वैसे ये जूलॉजी में भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से जूलॉजी से भी रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वेटेज एनसीईआरटी के हिसाब से ही है, जितना बड़ा चैप्टर उसी हिसाब की वेटेज, लेकिन इंपॉर्टेंस कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है ना। सो बेसिक नॉलेज दैट वी नीड टू हैव व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग द साइंस ऑफ लिविंग इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनके बीच में डिफरेंस ढूंढ लीजिए, लिविंग और नॉन लिविंग। वो चीजें अगर हैं तो लिविंग है कैरेक्टरिस्टिक, नहीं है तो नॉन लिविंग है। सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर दैट हेल्प अस टू डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जरा देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है ग्रोथ, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। सबसे पहले 5 कैरेक्टरिस्टिक आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, है ना, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। मेटाबॉलिज्म के बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही हो, हम उनको भी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है। होम्योस्टेसिस कुड बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ ही साथ एडप्टेशन, ये भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेरिएशंस, ये भी लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक है। लोकोमोशन एंड फाइनली डेथ, ये सब लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टैब्लिश कर लेंगे। राइट, तो इससे हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ग्रोथ, नंबर 1 पर है ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि एक ऐसा चेंज लिविंग ऑर्गेनिज्म में आए जिससे या तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट सेल्स की संख्या बढ़े या साइज की बढ़ोतरी हो, कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए, या वेट बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, है ना, सेल्स बढ़ जाए, सेल डिवीजन हो जाए, इसको हम ग्रोथ कह सकते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? वृद्धि, कुछ वृद्धि हो। लेकिन ग्रोथ को समझना है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है। ग्रोथ एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो नॉन लिविंग में भी होती है, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है चलो वो तो एक फिगर में बढ़ता है, लेकिन रियल करेंसी नोट्स में भी बढ़ोतरी हो सकती है ना, होता कि नहीं होता? चलो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बातों पे आते हैं। क्रिस्टल्स के बारे में आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भाई गोल्ड प्लेटिंग हो जाती है, सोने की परत चढ़ जाती है किसी चीज के ऊपर, है ना, एसिडुलेटेड वाटर में वो गोल्ड रहता है, तो गोल्ड प्लेटिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। तो इसका मतलब गोल्ड एडिशन हो रहा है बाहर से, है ना। पहाड़ बढ़ जाते हैं कई बार, छोटे माउंटेन बड़े माउंटेन हो जाते हैं। हमारा हिमालयाज भी कहते हैं कि हर साल थोड़ा थोड़ा हाइट उसकी बढ़ रही है, ग्रोथ टेक्टोनिक प्लेट्स की पुश की वजह से। ठीक है, ऐसा जियोलॉजिस्ट मानते हैं। तो ग्रोथ तो कई चीजों में होती है। अब बात यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या अलग है? जी हाँ, बिल्कुल अलग है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ अंदर से होती है। व्हाट इज अंदर से होती है? किसी भी सेल की ग्रोथ उसके अंदर प्रेजेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से हो रही, ना कि बाहर से आकर के कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। यानी कि ग्रोथ का जो पैटर्न है वो स्वतः ग्रोथ होगी। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ग्रोथ को हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं, जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है। All living things add mass or cell to themselves and thus show growth. However, growth in plant and animal is not the same. ये भी एक बात है, प्लांट एनिमल की भी ग्रोथ अलग अलग है। तो पहले तो मैंने आपको ये बात बता दी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग से अलग है। नॉन लिविंग में ग्रोथ
एक्सट्रिंसिक होती है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है। ठीक है ना। सो ग्रोथ इन नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है, इज एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से ग्रोथ हो रही है, वेरेज जबकि ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज इंट्रिंसिक, अंदरूनी ग्रोथ होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इंट्रिंसिक का मतलब है अंदर से ही ग्रोथ हो रही है, एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहरी ग्रोथ, बाहर से ग्रोथ हो रही है, बाहरी ग्रोथ, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझने की बात है। अब बात करते हैं प्लांट में। प्लांट में इनडेफिनिट ग्रोथ होती रहती है, दैट इज दे ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। एनिमल्स में आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है? सो प्लांट्स हैव टू बेसिक, दो ही टाइप हैं, टू बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज, बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज कौन कौन से हैं? टू बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज हम प्लांट में देखते हैं, कौन कौन से हैं? पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है। तो अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसमें ग्रोथ होती रहती है, तो दे डिवाइड और परमानेंट टिश्यूज दे लूज द पावर टू डिवाइड। दे यूजुअली क्यों मतलब ज्यादातर क्यों, कभी कभी कुछ अलग भी अपवाद होता है, तो कुछ लिविंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में जरूरत पड़ने पर मेरिस्टेमेटिक में भी तब्दील हो सकते हैं। ठीक है। दे यूजुअली डू नॉट डिवाइड आफ्टर द फॉर्मेशन। एक बार फॉर्म हो गए तो फिर डिवाइड नहीं करेंगे, परमानेंट हो जाते हैं। आप कहेंगे इसका क्या फायदा नुकसान? इसका फायदा नुकसान ये है कि प्लांट में जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ग्रोथ होती है तो उसको इस तरह से डिवाइड करना पड़ता है कि एक सेल मेरिस्टेमेटिक ही रह जाए, दूसरा भले परमानेंट बन जाए, एक सेल को मेरिस्टेमेटिक ही रहना पड़ेगा। तो देख लेते हैं भाई ये कैसी बात हुई। तो मान लीजिए देर इज अ सेल, ये एक सेल है और ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। मैं ऐसे ब्लॉक के रूप में आपको सेल दिखा रहा हूं, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। इस सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड करेगा कोई भी सेल तो एक से दो बनते हैं। ठीक है ना, एक से दो बनते हैं। तो इन दो सेल्स के फॉर्मेशन के बाद देखा गया कि प्लांट में दो में से एक सेल परमानेंट बन गया, दूसरा जबकि मेरिस्टेमेटिक ही रह गया। तो मेरिस्टेमेटिक को मैं यहां शेडेड फॉर्म में दिखा देता हूं। ठीक है। एक सेल था, उसने डिवाइड किया, दो सेल बने, दो में एक परमानेंट बन गया, एक मेरिस्टेमेटिक ही रह गया। अगली बार डिवाइड कौन करेगा? जाहिर सी बात है मेरिस्टेमेटिक करेगा। तो एक परमानेंट तो ऑलरेडी बना हुआ था, एक और परमानेंट बन गया इस मेरिस्टेमेटिक के डिवीजन की वजह से। अब कितने सेल हो गए? अब हो गए 3। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक हमेशा बरकरार है, इसके आगे का डिवीजन होगा, फिर मेरिस्टेमेटिक दो सेल में डिवाइड करेगा, एक को परमानेंट बना देगा और एक मेरिस्टेमेटिक रह जाएगा। ठीक है। तो ज्यादातर प्लांट पार्ट में इसी टाइप की ग्रोथ हम देखते हैं। इस ग्रोथ में एक चीज देखिए, गौर कीजिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। पहले था एक सेल,
फिर हुआ 2 सेल, फिर हुआ 3 सेल, फिर हुआ 4 सेल। यानी कि ये एक तरह की मैथमेटिकल सीरीज को फॉलो कर रहा है। मैथमेटिकल सीरीज यानी कि 1 2 3 4 सो ऑन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो प्लांट में ग्रोथ कुछ इस तरह से होती है। और मजे की बात, यहां पर एपी दिखाना बड़ी बात नहीं थी, ये तो हम आगे पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां बात यह दिखानी थी कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक एरिया को बनाए रखना पड़ता है। प्लांट टिश्यूज को जब भी ग्रोथ होगी मेरिस्टेमेटिक कंटिन्यू रहेगा। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ देखने को मिलेगी। हमें सारी जिंदगी ग्रोथ होती रहेगी। फिर आपका प्रश्न आएगा कि सर अगर सारी जिंदगी ग्रोथ होती है तो कोई पौधा इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा क्यों? तो उसका आंसर मैं आपको देता हूं। ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस प्लांट की लाइफ कितनी है और रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। यानी कि ग्रोथ की रफ्तार क्या है और उस प्लांट की लाइफ क्या है। अगर कोई हर्बेशियस प्लांट, जैसे कि हमारे सीरियल क्रॉप्स होते हैं, 3 महीने के लिए जिंदा है, धान है, गेहूं 3 से 4 महीने के लिए जिंदा है, तो लास्ट टाइम तक जब तक उसकी सेनेसेंस और डेथ नहीं हो जाती वो ग्रो करता रहेगा। थोड़ा 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 ग्रोथ शो होती रहेगी। लेकिन किसी भी एनिमल में ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी के बाद एनिमल कहां ग्रो करते हैं? करता है कोई एनिमल ग्रो? मेरी हाइट इतनी हो गई है तो अब मैं ग्रो करूंगा क्या? अब मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। हाँ, मोटा हो सकता हूँ, कुछ ज्यादा खा लिया तो फैल जाऊंगा, वो भी एक तरह की ग्रोथ है, लेकिन टोटल बॉडी की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, हाइट नहीं बढ़ रही, लेकिन पेड़ों में बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो प्लांट में वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्रोथ इज दिस, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कभी कभी प्लांट में जब सीडलिंग वगैरह ग्रो करती हैं तो 2 दूनी रात चौगुनी तरक्की भी होती है। मतलब मेरिस्टेमेटिक ही रह जाते हैं दोनों, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये पैटर्न भी देखा जाता है। तब ग्रोथ और फास्ट हुआ करती है। सो ग्रोथ इज क्वाइट फास्टर अंडर दोज कंडीशंस। ठीक है, तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये समझ में आ गया कि प्लांट शो इनडेफिनिट ग्रोथ, अनलिमिटेड। इनडेफिनिट मींस अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ है ना। And they grow throughout the life. Animals show definite growth. This means that animals grow up to a certain age only. Maturity के बाद animals में growth नहीं हुआ करती। ठीक है, so we can say growth, can we say that growth is a defining feature of living organism? प्रश्न ये है कि क्या हम इसको कह सकते हैं कि अगर ग्रोथ है तो डिफाइनिंग फीचर है? ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ग्रोथ है तो डिफाइनिंग फीचर है। हाँ, हम एक टाइप ऑफ ग्रोथ को कह सकते हैं जिसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि उसको बता दो तो मतलब वो रहेगा ही रहेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। डिफाइनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है। इसलिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ है तो वो लिविंग है। ग्रोथ है तो वो लिविंग है, लेकिन सिर्फ ग्रोथ से डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइनिंग फीचर मतलब समझते हैं ना, कि एक ही चीज से कह दिया जाए कि नहीं ये तो होगा ही होगा फीचर, है ना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे किसी शादी में डिफाइनिंग फीचर क्या है? डिनर जरूरी नहीं है, लंच जरूरी नहीं है। किसी भी शादी में मैरिड पार्टनर्स की आवश्यकता है डिफाइनिंग फीचर। आप तो कहेंगे नहीं शादी में तो भाई बाराती भी चाहिए, लेकिन बाराती नहीं हो तो भी शादी हो सकती है। डिफाइनिंग फीचर क्या है? डिफाइनिंग फीचर है द पार्टनर्स, हस्बैंड एंड वाइफ। आइडियल कंडीशन तो यही है, हस्बैंड एंड वाइफ। वैसे तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, वो अलग छोड़ दीजिए। तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ कपल, है ना। तो इसी तरह से लाइफ की डिफाइनिंग फीचर में ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि बाराती होने चाहिए शादी में। तो ग्रोथ है, ठीक है, बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि स्नोबॉल, व्हाट इज स्नोबॉल? बर्फ का गोला।
आप बर्फ का छोटा गोला लीजिए, ऊपर से बर्फ लगा दीजिए, बड़ा हो गया, और बर्फ लगा दीजिए और बड़ा हो गया, और बर्फ लगा दीजिए और बड़ा, और स्नोबॉल बढ़ता जाता है, बढ़ सकता है। सैंड माउंड, रेत का टीला है, ये तो कंस्ट्रक्शन वाली रेत है। आप जाइए राजस्थान में, राजस्थान में जब धूल की आंधियां चलती हैं तो रेत के टीले बन जाते हैं, दूर दूर पर टीले बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं उनको, रेत के टीले बन जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, काफी ऊंचे ऊंचे टीले हो जाया करते हैं, ठीक है ना। और माउंटेन, माउंटेन भी ग्रो कर सकता है। दे ऐड मास टू देमसेल्व्स एंड ग्रो, है ना, बहुत चीजें ग्रो कर सकती हैं इस तरह से। नॉन लिविंग में बहुत सारे क्रिस्टल्स की ग्रोथ हो जाती है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा गया। हालांकि बात वही है कि नॉन लिविंग की ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होती है, सो दिस ग्रोथ इज नॉट एट द सेलुलर लेवल बट ऑन द सरफेस ऑफ द थिंग्स, मतलब फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हमने एक्सट्रिंसिक भी कहा, फ्रॉम आउटसाइड ग्रोथ हो रही है, ठीक है। Thus we cannot say that growth is a defining feature of living organism। तो आपकी एनसीईआरटी में जो पहला फीचर दिया गया ग्रोथ, वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब दूसरे फीचर पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं, जिसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन को भी अब हम देखते हैं। ग्रोथ हो गया समाप्त, यहां पर ग्रोथ की जगह अब हमने लिखना है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे ग्रोथ की जगह रिप्रोडक्शन, विच इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, है ना, रिप्रोडक्शन, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या चीज है? रिप्रोडक्शन इन फैक्ट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव बर्थ टू अ यंग वन ऑफ द सेम काइंड। तो एक ये डेफिनेशन हो गई किताबी भाषा में, किताबी शब्दावली में एक डेफिनेशन हमने दे दी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को सिंपल भाषा में कैसे समझा सकते हैं? रिप्रोडक्शन है एक जनरेशन ऑर्गेनिज्म से अगली पीढ़ी का उत्पन्न होना ही रिप्रोडक्शन है, यानी कि जीव और जीवों के बच्चे उत्पन्न होना रिप्रोडक्शन है। सिंपल सी बात है ना। अच्छा, और थोड़ा यूनिक वे में डिफाइन करूं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। जैसे एक फोटोकॉपी मशीन में क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर है, कोई एक पीस ऑफ पेपर है, मान लीजिए आपने एक पेपर लिया, आपने एक पेपर लिया, इस पेपर पे कुछ लिखा और इस पेपर का ले जा करके फोटोकॉपी करा ली। तो पता लगा क्लास में 40 बच्चे हैं और टीचर ने कुछ नोट लिखा हुआ है, तो 40 के 40 बच्चों ने इसकी फोटोकॉपी करा ली। 40 के 40 बच्चों ने फोटोकॉपी कर, एक जैसा ही तो था सारा कुछ मटेरियल। इसको क्या कहेंगे? प्रोड्यूस। तो एक बार टीचर ने कर दिया अपनी कलम से चीजें प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस, दोबारा फिर प्रोड्यूस करना, इसीलिए टर्म आया रिप्रोडक्शन, है ना, मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। लेकिन आप कहेंगे कि सर कॉपी में तो बिल्कुल हूबहू सब कुछ है, कोई चेंज नहीं आया, जबकि रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। तो ध्यान दीजिए, वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं थोड़ा ढंग से, जिसको कह सकते हैं कि हाँ भाई वेरिएशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के होने की संभावना बहुत कम है, वेरी लेस परसेंटेज ऑफ वेरिएशंस, जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत है। जैसे अब मास्टर जी ने 40 कॉपीज बना दी, तो 40 की 40 कॉपियों में थोड़ा बहुत वेरिएशन पेपर में हो सकता है, पेपर की क्वालिटी में हो सकता है, प्रिंट में हो सकता है, अमाउंट ऑफ इंक में हो सकता है, सेम नहीं कह सकते। ठीक उसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखने को हमें मिलता है वेरिएशंस, लेकिन टू अ वेरी लेसर अमाउंट। ज्यादा अमाउंट में वेरिएशन कहां दिखेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में? आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन चैप्टर था आपका। सो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू बेसिक टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, गेमीट आर नॉट फॉर्म्ड एंड ओनली माइटोसिस टेक प्लेस। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो इसमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नॉर्मल बॉडी सेल्स में भी हमारी जब ग्रोथ होती है बॉडी की, तो उसमें भी जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन है, वो माइटोसिस ही है। ठीक है।
एक और टाइप ऑफ सेल डिवीजन है मियोसिस, जो गैमीट के फॉर्मेशन में दिखाई देता है। गैमीट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ह्यूमन मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवम, ये गैमीट हो गए। गैमीट के फॉर्मेशन में मियोसिस दिखाई देता है। तो धीमे धीमे अब हम हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे इस पहले ही चैप्टर में। देखो पहले ही चैप्टर में कुछ टर्म्स आएंगे जिनका आपका मन करेगा कि सर नहीं इसको पूरा डिटेल में ही बता दो। जैसे माइटोसिस है, तो माइटोसिस का पूरा स्टेप आपका जानने का मन करता है। भाई देखो, जिसको पढ़ने का मन है, मन करता है, लेकिन उस कौतूहल को कंट्रोल करिए। क्यों? क्योंकि पहले बाकी चीजें, बेसिक बैकग्राउंड जानने की जरूरत है, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी वजह से आपका जो सेल वाला चैप्टर है वो बाद में रखा गया है, शुरुआत में नहीं रखा गया है ना। तो अभी तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। एक सिंगल कोशिकीय जीव, एक ही कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर विभिन्न ऑर्गेनल्स हैं, ऐसा एक ही कोशिका है। अब इसमें बेचारे में जैसे ही सेल डिवीजन हुआ तो ये 1 से 2 हो गए, आप देखिए। तो अब इनमें ग्रोथ का पैटर्न क्या है, जैसे ही सेल डिवाइड करे तो आप उसको ग्रोथ ही कह लो। सेल डिवीजन भी ग्रोथ है, और एक सिंगल सेल के साइज में भी ग्रोथ देखने को मिले। इनका मतलब है कि इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात हो गई। सेल डिवाइड किया, 1 से 2 बन गए, इसका मतलब है कि रिप्रोड्यूस भी किया, और 1 से 2 हो गए, इसका मतलब ग्रो भी किया। तो बैक्टीरिया कहीं ग्रोथ होती है तो पता लगा एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया गया, 1 करोड़ बैक्टीरिया हो गए। 1 से 1 करोड़ बैक्टीरिया हो जाना बैक्टीरिया की ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन भी है। जबकि हायर ऑर्गेनिज्म में ये नहीं है पॉसिबल। अब कोई प्लांट देख लीजिए, एक प्लांट में 10 पत्तियां थी, प्लांट में ग्रोथ हुई, 50 पत्तियां हो गई या 100 पत्तियां हो गई, आप क्या कहेंगे? प्लांट में रिप्रोडक्शन हो गया? आप कहेंगे ग्रोथ हुआ है। रिप्रोडक्शन तब कहेंगे जब एक अलग सेपरेट प्लांट बनेगा, किसी बीज से या उसके किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट से, जैसे ब्रायोफिलम में पत्ती से ही निकल आई नए नए पौधे। क्लियर है? तो यूनिसेलुलर में थोड़ी बात अलग होती है, क्योंकि एक ही सेल है। अब ये अमीबा है, अमीबा देखिए, अमीबा ने इलोंगेट हुआ, स्ट्रक्चर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यानी कि कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और 2 डॉटर सेल बन गए, है ना। इसी तरह ये ईस्ट सेल देख लीजिए, ईस्ट में एक बडिंग सा स्ट्रक्चर हुआ, एक बड हुई और वो बड बड़ी हो गई, 2 डॉटर सेल बन गए। तो इसमें ग्रोथ भी मान लिया गया, रिप्रोडक्शन भी मान लिया गया। ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। 2 पेरेंट क्यों? ताकि 2 तरह के गैमीट मिल सके, है ना। ध्यान दीजिए, कई बार इन मेनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एक ही इंडिविजुअल मेल फीमेल गैमीट को बना सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हम बहुत से प्लांट में देखते हैं जिनको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन कहेंगे। एक ही प्लांट में दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, मेल गैमीट भी बना सकता है, फीमेल गैमीट भी बना सकता है। इस तरह के लोअर ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं, है ना। जो एनिमल किंगडम के बारे में भी पढ़ेंगे उसमें भी हम देखते हैं। ठीक है। सो गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड मियोसिस टेक्स प्लेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आइडियल कंडीशन, मदर से ओवम का प्रोडक्शन होगा, फादर से स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस उनका मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, आपस में गैमीट फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं जाइगोट। ठीक है। जाइगोट से फिर पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है ना। तो अब ये क्या था? एग और स्पर्म, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम थे, हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। और ये देखो हैप्लॉइड है 23। जाइगोट बना तो डिप्लॉइड कंडीशन हो गए, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। भाई देखो, जेनेटिक्स भी तो काम करेगी अपना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए जेनेटिक्स। ये क्लास 12th में पढ़ेंगे जेनेटिक्स यूनिट, लेकिन उससे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को आप जान लेंगे, है ना, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में।
सो देर इज अ सीक्वेंस। मुझे तो ये सीक्वेंस बड़ा समझदारी वाला लगता है जो एनसीईआरटी में पढ़ने को तो आप कोई भी टॉपिक पहले पढ़ लो, ये बात करो, बट देर इज अ ग्रेजुअल वे ऑफ लर्निंग। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, इट इज द बेस्ट वे, है ना। तो यहां तक समझ गए कि भाई अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, ये थोड़ा सा बता देता हूं। एक टर्म यूज किया मैंने, हैप्लॉइड, है ना, और इसको एन कहते हैं, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और एक टर्म है डिप्लॉइड, इसको कहते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये n और 2n कंडीशन क्या है, तो देखिए सुनिए, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी के किसी भी सेल में, स्किन का एक सेल ले लीजिए, इसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम हैं, बताओ भाई कितने क्रोमोसोम हैं, एक सेल के अंदर के अंदर मौजूद न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम हैं, तो क्या बताएंगे आप, कितने क्रोमोसोम हैं, क्या बताएंगे, कितने क्रोमोसोम हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है, हमारे बॉडी का कोई एक सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स कभी कभी बिखरे भी होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। तो हम पाते हैं हमारे किसी भी सेल के अंदर अगर क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी लें, तो हम देखेंगे दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं, ये बड़े मजे की बात है। तो मान लीजिए, अच्छा टोटल कितने हैं, 23 पेयर्स, है ना। ह्यूमन ह्यूमन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 पेयर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये पेयर क्यों कहा जाता है, अरे भाई 23 पेयर का मतलब सीधा सीधा 46 क्यों नहीं कह देते, 23 का जोड़ा है, मतलब टोटल कितना हुआ, 46 क्रोमोसोम। तो 23 का जोड़ा कैसा है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपके समझने में। एक्सप्लेनेशन में तो वैसे भी दिक्कत नहीं रहेगी, आपके समझने में दिक्कत ना आए। तो 23 पेयर हैं, चलो हम एक बार ड्रॉ कर लेते, एक, दो, अच्छा यहां मैंने पिंक और ब्लू यूज किया है, तो सेम कलर यूज कर लेते हैं, आपकी समझने में आसानी होगी। सो भाई एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, कर लें, पूरा ही कंप्लीट कर लें, क्या कहते हो, आई थिंक पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। ये ठीक है, कितने हो गए, 12 हो गए ना, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो ये पिंक वाले जो क्रोमोसोम्स मैंने बनाए, ये सब मदर के क्रोमोसोम हैं, फीमेल क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए अब मेल क्रोमोसोम्स बना। तो जो पहला क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1, उसका एक और इक्विवेलेंट क्रोमोसोम मौजूद रहता है जो फादर से आया, तो ये बना एक पेयर। तो दिस द फर्स्ट पेयर। ठीक इसी तरह से दूसरा पेयर बना, फिर उसी तरह से तीसरा पेयर बना। और मजे की बात यह कि जो एक पेयर के क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, वो देखने में उनका स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। ठीक है, इसको हम होमोलॉगस पेयर कहते हैं, होमोलॉगस पेयर कहते हैं, है ना, एक जैसे क्रोमोसोम से बना हुआ है। मेरे डायग्राम में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, फिर 7 पेयर, फिर 8 पेयर, फिर 9 पेयर, पूरा दिखाऊंगा, आप घबराइए नहीं, 10 पेयर, 11 पेयर, 12 पेयर, 13 पेयर,
14 पेयर, 15 पेयर, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23वें में देखिए थोड़ा सा भिन्नता दिखाई देगी, क्योंकि ये फादर के क्रोमोसोम्स हैं, है ना। और किसी, मैं अपनी बात कर रहा हूं या किसी मेल की बात करूंगा, तो मेल की बॉडी में जो 23rd क्रोमोसोम होगा उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कहलाता है और एक वाई क्रोमोसोम कहलाता है, ये बताना जरूरी था। जबकि एक फीमेल की क्रोमोसोम के नंबर की संख्या को देखेंगे तो आखिरी में दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये थे हमारे संपूर्ण 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिनके होने वाले कंडीशन को डिप्लॉइड कहते हैं, मतलब दो पेयर हैं। और अगर एक ही पेयर हो, सिर्फ मदर का या सिर्फ फादर का, तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। अब आप बताइए, स्पर्म में 23 पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम्स हैं फादर की बॉडी के, और एग में 23 क्रोमोसोम है मदर की बॉडी में बना। ये दोनों 23 और 23 आकर के जब आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड कंडीशन बन जाता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन में डिप्लॉइड कंडीशन होता है। जाइगोट बनने से पहले ये एक एक पेयर ही आता है। तो हमारी बॉडी में तो भाई 23 पेयर हैं, तो गेमीट में 23 कैसे हो गए? वो हुए एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन के द्वारा, जिसको मियोसिस कहा गया। क्या कहा गया? मियोसिस कहा गया। सो दिस हैपेंस थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। तो ये मियोसिस की प्रक्रिया है जो ये इंश्योर करती है कि जब मदर का ओवम बने, तो मदर की बॉडी में तो 23 पेयर हैं, मदर के फादर और मदर से आए थे, लेकिन मदर के जो गेमीट बने उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही हो, अधिक ना हो। यह बात इंश्योर होती है मियोसिस की प्रक्रिया। सो मियोसिस एक तरह का सेल डिवीजन है जिसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में जैसा है वैसा ही बन जाता है, मियोसिस में हैप्लॉइड बनता है। तो फीमेल ओवम इज यूनिक, स्पर्म इज यूनिक, है ना। एक और बात बता दूं मजे की, रिप्रोडक्शन वाले कैरेक्टर की बात चल रही है, तो देखिए ओवम जो होता है, फीमेल ओवम ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स में सबसे लार्ज होता है, और मेल स्पर्म ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स में सबसे छोटा होता है। समझे? सो फर्टिलाइजेशन, बना जाइगोट, 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर्स, और फिर एम्ब्रियो बन गया। समझे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट, और इसी वजह से यहां पर मियोसिस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन यूनिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दोनों पेरेंट के बॉडी के क्रोमोसोम्स का आपस में मिलन होता है, और हर क्रोमोसोम एक एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोटीन बनाने की पद्धति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हर स्टेज में, हर बार जब भी रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो आप मान के चलिए उसमें यूनिकनेस रहेगी ही रहेगी, वेरिएशंस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इट विल ऑलवेज अकम्पेनिड बाय वेरिएशन। सो नाउ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस भी देख लेते हैं, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोपाग्यूल्स या स्ट्रक्चर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। फंजाई, बाकी क्लास 12th में पहला यूनिट रिप्रोडक्शन का है, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। फंजाई, है ना, किंगडम फंजाई, ये स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, बाकी फंजाई में सेक्सुअल स्पोर्स भी हैं। हाइड्रा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बडिंग के द्वारा और रीजेनरेशन के द्वारा। ठीक है, प्लानेरिया, प्लानेरिया के 4 टुकड़े कर दीजिए, 4 प्लानेरिया बन गए रीजेनरेशन के द्वारा। अमीबा में बाइनरी फिशन दिखाई देता है, एक अमीबा 2 भाग में बट गया। ईस्ट में बडिंग की प्रक्रिया दिखाई देती है। सिमिलरली स्पाइरोगाइरा में फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया दिखाई देती है। ये एक रेडी रेकनर टेबल है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। गौर से देख लीजिए कि एसेक्सुअल मोड कौन कौन से हैं।
ध्यान रहे, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे क्लास 12th के पहले यूनिट में, क्योंकि क्लास 12th के पहले यूनिट में जो डिस्कशन है वो रिप्रोडक्शन का ही है। द यूनिट इटसेल्फ इज फॉर रिप्रोडक्शन। नाउ फिर वही प्रश्न आ गया घूम फिर कर लास्ट में कि कैन वी अगेन से दैट रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं था, जैसे बारात में, शादी में बाराती होना डिफाइनिंग फीचर नहीं था, तो क्या उसी तरह से रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? तो आंसर है नहीं, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे बहुत से कंडीशंस हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन खुद तो जिंदा है ना, तो डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। रिप्रोडक्शन होना पुष्टि करता है इस बात की कि हाँ भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन गारंटी नहीं दे रहा कि यही कैरेक्टर बता के आप कह दो। समझ गए? सो नो, वी कैनॉट से, एंड दैट द रीजन इज दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट रिप्रोड्यूस, दैट इज दे आर स्टेराइल। स्टेराइल हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे हिनी हो गया, म्यूल हो गया, फीमेल वर्कर हनी बीज हो गए, और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी होते हैं। अब ये म्यूल और हिनी क्या है? म्यूल बड़ा कॉमन टर्म है, म्यूल कहते हैं खच्चर को, हिंदी में कहते हैं खच्चर, है ना। तो म्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, अगर मेल के लिए ये निशान यूज होता है, ये निशान मेल का निशान है, आपने देखा होगा, लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, और ये निशान है फीमेल के लिए। अगर क्रॉस ऐसे दो जानवरों में होता है, जैसे कि मेल है डोंकी, मेल डोंकी का क्रॉस, क्रॉस समझते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन एक फीमेल हॉर्स के साथ करा दिया जाए, हॉर्स के साथ करा दिया जाए, तो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स की प्रोजेनी जो डेवलप होगी, जो प्रोजेनी बनेगी, उसको कहते हैं म्यूल। लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा विपरीत कर दिया जाए कि मेल हॉर्स ले लें और फीमेल डोंकी ले लिया जाए, तो क्या बनेगा? इसको कहते हैं हिनी। ठीक है, तो हिंदी के हिसाब से तो वो खच्चर ही हो गया एक तरह से। अच्छा, खच्चर जो बनते हैं ये बड़े हार्डी होते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर का यूज होता है सामान ले जाने में। वैष्णो देवी कभी गए हो, है ना, ये कहीं और किसी भी पहाड़ी तीर्थ स्थल पे गए हो, पर्यटक स्थल पर गए हो, है ना, कहीं पर भी गए हो, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो पहाड़ पर अवस्थित हो, चर्च है, हर रिलीजियन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो रिलीजियन की बात है तो भाई देखो, सारे रिलीजियन, और या कोई घूमने की जगह, तो वहां पर यूज होता है इनका, है ना। धोबी भी कई बार, धोबी का गधा ज्यादा सुनने में आता है, बट खच्चर भी यूज होते हैं। ठीक है, समझ गया ना। तो ये स्टेराइल हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस अगेन। एक बार प्रोड्यूस ये खुद हो गए, इनके गेमीट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? उसका लॉजिक है कि फादर और मदर दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दो अलग अलग प्रजाति हैं, जीनस की सिमिलैरिटी होती है, स्पीशीज अलग अलग हैं। इस वजह से रिप्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन वायबल ऑफस्प्रिंग नहीं बनी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनी, है ना। अर्नस्ट मेयर, जिनका जिक्र आपकी एनसीईआरटी में शुरू में ही दिया हुआ है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन में ये कहा है कि कोई प्रजाति, एक प्रजाति तभी मानी जाएगी जब वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ह्यूमन में देख लीजिए, ह्यूमन भी कई अलग अलग टाइप्स के हैं, है कि नहीं, रेसेस हैं डिफरेंट। यूरोप में जाएंगे तो वाइट, अफ्रीका में जाएंगे तो ब्लैक स्किन दिखाई देती है, हमारे देश में ज्यादातर गेहुआ स्किन है, मंगोलिया में येलोइश टाइप की स्किन है कि नहीं है, लेकिन हम एक ही प्रजाति हैं। वाई? बिकॉज ह्यूमंस कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, है ना। बच्चे जो होंगे वो फिर आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ये एक प्रजाति हो गई, ठीक इसी तरह से। ठीक है, सो ये स्टेराइल। अच्छा, दूसरा जो वर्कर हनी बी होती है वो भी स्टेराइल होती है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। फीमेल फर्टाइल हनी बी को क्वीन बी कहा जाता है, वर्कर्स आर स्टेराइल। ठीक है,
तो इस वजह से हम रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। अच्छा, कई नॉन लिविंग चीजें भी रिप्रोड्यूस करती हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सी अनोखी बात बता रहे हो? आग रिप्रोड्यूस करती है। आग, छोटी सी चिंगारी से बड़ी आग बन जाती है, कह सकते हैं ना रिप्रोड्यूस। क्लाउड, थोड़े से बादल, ज्यादा बादल बन गए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कहीं कहीं किसी किताब में देख लेंगे कि भाई नहीं, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में भी है, इस वजह से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो नॉन लिविंग में जो रिप्रोडक्शन है वो अलग टाइप का रिप्रोडक्शन है। वो सेल डिवीजन के द्वारा नहीं हो रहा है ना, वो ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करके नहीं हो रहा है, या एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नहीं। अब फायर, थोड़ी आग से बड़ी आग बन जाए तो क्या कहोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि सेक्सुअल? ना एसेक्सुअल है ना सेक्सुअल है, तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं। लेना देना यहां इस बात का है कि हर एक जीव रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, इस वजह से रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी में ये दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तीसरी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में खाना हजम होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, खाना ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है फूड को, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी में जाता है, बॉडी के अंदर यूज होता है ना। क्लास 10th में पढ़ा हुआ है आपने, डाइजेशन प्रक्रिया से जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो बॉडी के टिश्यूज के बिल्डिंग में काम आता है, रिपेयर में काम आता है, वियर एंड टियर में काम आता है, यूज होता है भाई वो। इट इज यूज्ड बाय द बॉडी, है ना, बॉडी बिल्डिंग हो रही है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच। लेकिन जब हम भूख हड़ताल करते हैं या मेहनत ज्यादा करते हैं तो जो हमारे शरीर की चर्बी है वो गल जाती है, कहते हैं ना चर्बी कम पड़ गई, थकान हो गई, मेहनत हो गया, तो उसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में, सांस जो लेते हैं। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम देखते हैं ब्रेक डाउन, और जबकि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में देखते हैं कि बिल्डिंग अप। तो ये दोनों ही प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते रहते हैं, और सेलुलर लेवल पर तो बहुत सारी जोड़ और तोड़ होती रहती है, जोड़ तोड़ की प्रक्रिया, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी ब्रेकिंग है। तो इन सभी रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। सो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ये दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग। और कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेकिंग प्रोसेस है, ब्रेकिंग प्रोसेस। आप बॉडी ब्रेकिंग भी कह सकते हो। मतलब समझ लीजिए बात को, खाना खाते हैं तो बॉडी बिल्ड होती है, फिर जब मेहनत करते हैं तो वो बर्न आउट हो जाता है, पसीना निकलता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और फिर भूख लग जाती है। लगती कि नहीं लगती? फिर आप, पेट खाली हो गया, जो बॉडी में स्टोर्ड चर्बी है उसका यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चलते। तो एनाबॉलिज्म को हम एक पॉजिटिव मैकेनिज्म कहते हैं और कैटाबॉलिज्म को नेगेटिव मैकेनिज्म कहते हैं, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और हमारे काम, हमारी ही बॉडी में दोनों चल रहे हैं। अच्छा, प्लांट में भी दोनों चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, दोनों ही चल रहा होता है। इन्हीं सब रिएक्शंस को मिला करके मेटाबॉलिज्म है। अब ऐसा कोई दुनिया में, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है बिना किसी एक्सेप्शन के जिसके अंदर किसी तरह का केमिकल रिएक्शन ना हो और वो जीवित रहे। नॉट पॉसिबल। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो जो तीसरा मेटाबॉलिज्म है, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। इसमें एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज हो रही। एनाबॉलिज्म इज अ पाथवे जो कि सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बिल्ड करता है, बनाता है ना। सो इट बिल्ड्स अप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई होगी बात। सो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, है ना, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। समझ में आई बात? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? समझे? सो हियर द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी का
इस्तेमाल होता है, यूटिलाइजेशन हुआ करता है ना। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज्ड, और फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी को लेकर के प्लांट अपने लिए खाना बना लेता है। तो इसी तरह और लिविंग ऑर्गेन, हमने खाना खाया, हजम हुआ, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, तो ये एनाबॉलिज्म हो गया। और रेस्पिरेशन हम भी करते हैं, और फिर उसके बाद मस्कुलर एक्टिविटी हम भी करते हैं, फिर ब्रेक डाउन हो गया तो वो कैटाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म साथ साथ रहेंगे, एंड मेटाबॉलिज्म इज आ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो केमिकल रिएक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द एंजाइम्स। अब एक और कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन को हम किसी टेस्ट ट्यूब में करा लें, किसी आर्टिफिशियल सिस्टम में करा लें, तो क्या उसको लिविंग कहेंगे? बात समझे भाई? जो एनाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है या कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसी प्रक्रिया को बाहर किसी एनवायरनमेंट में कराएं, तो उस पूरे एनवायरनमेंट को क्या लिविंग सिस्टम कहेंगे? बड़ा लॉजिकल आंसर है कि रिएक्शंस तो लिविंग के हैं, लेकिन सिस्टम नॉन लिविंग है। रिएक्शंस ऑफ द लिविंग, है ना, क्योंकि जो लिविंग के रिएक्शंस हैं वो नॉन लिविंग में कहीं नहीं होते। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया ग्रीन प्लांट के अंदर होती, किसी पत्थर में नहीं होती, किसी बालू में नहीं होती, किसी पानी में नहीं होती, तो वो तो यूनिक ही है। सो दे आर द रिएक्शंस ऑफ द लिविंग। मान लीजिए आपने फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है रिप्रोडक्शन में, वो आप बाहर कराओ टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बेबी में स्पर्म और ओवम का फ्यूजन बाहर करा रहे हो, तो क्या उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग कहोगे? नहीं। उस सिस्टम को लिविंग कहोगे? नहीं। लेकिन रिएक्शन तो लिविंग का है, क्योंकि लिविंग सेल्स उसमें इस्तेमाल है। यहां तो चलो एटलीस्ट लिविंग सेल्स हैं, कुछ रिएक्शंस की भी हम बात कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ द रिएक्शन जैसा लिविंग में हो रहा है वैसा ही हमने बाहर करा लिया आर्टिफिशियली, तो क्या वो लिविंग हो गया? वो लिविंग नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन लिविंग का है। मतलब रिएक्शन को हम द रिएक्शन ऑफ द लिविंग ही मानेंगे, लेकिन खुद वो लिविंग नहीं है। ठीक है? सो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी, दैट इज इन विट्रो। इन विट्रो मतलब ग्लास एनवायरनमेंट, ग्लास मीडियम या एनवायरनमेंट में हो रहा है। इन विट्रो कंडीशंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एंजाइम के रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, केमिकल है एंजाइम, तो वो बॉडी के बाहर भी कर सकता है। ठीक है? सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी मेड टू परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। हम उन रिएक्शंस को बाहर करवा सकते हैं। हाउएवर, एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कहेंगे? लिविंग के रिएक्शन कहेंगे। तो हम उसको नॉन लिविंग नहीं कहेंगे कि भैया ये तो नॉन लिविंग का रिएक्शन है, नहीं। लेकिन रिएक्शन लिविंग का है, वो लिविंग नहीं है, तो इट कैन कॉल्ड नीदर बी कॉल्ड एज लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना तो लिविंग कहेंगे, ना ही नॉन लिविंग की संज्ञा देंगे उसको। ठीक है? क्योंकि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस नहीं करता। सो दस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक आज के इस लेक्चर में देखे। 3 कैरेक्टरिस्टिक में पहला था ग्रोथ, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। दूसरा था रिप्रोडक्शन, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। और तीसरा था हमारा मेटाबॉलिज्म, एंड दिस मेटाबॉलिज्म इज वेरी मच अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानते हैं। अब हम अगले लेक्चर पार्ट में, अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर में, हम वीडियो में हम देखेंगे कि भाई जो हमारा चौथा है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सेल्स का होना, तो बिना सेल के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, और किस तरह नहीं होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे वायरसेस के बारे में। आई होप आपको इस पहले लेक्चर से ही इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। मैंने इस लेक्चर में बहुत सी बातें आपको ऐसी भी बताई जो आपके पहले लेक्चर में एनसीईआरटी में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस लेक्चर के आउटकम को थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, एनसीईआरटी का टॉपिक रीड कर लीजिएगा यहाँ तक। इसके आगे के लेक्चर में हम बाकी के डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में समझेंगे और बायोडाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में जानेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।